बरसात की एक शाम बगगज गांव के दो लोग भोलू की चाय की दुकान पर बैठे हैं। उनके चेहरों से साफ दिख रहा था कि वह लोग काफी उदास हैं। आज जहां यह सभी लोग मिलके भोलू की चाय के दो तीन कप पी जाते हैं, वहां आज कोई कप चाय तक नहीं पी। गांव के सब मौजूद लोगों को इस समय एक ही चिंता हो रही थी कि गांव की मौजूदा समस्या से कैसे निपटा जाए। सभी लोग बहुत विचलित थे। इसी बीच गांव की वर्तमान हेडमास्टर कैलाश उपाध्याय भोलू की चाय की दुकान पर आ गए। अरे रामलाल, माधव, तुम लोग यहाँ इतना उदास होकर क्यों बैठे हो? मुझे इस गांव में आए हुए इतने दिन हो गए। मैंने तो कभी तुम लोगों को इतना परेशान नहीं देखा। तुम लोग हमेशा मुस्कुराते मुस्कुराते हो, लेकिन आज अचानक क्या हुआ है? अरे आइए आइए मास्टर जी, बैठिए। आपकी चाय तैयार है। मास्टर जी, मुझे मुझे पता था आप थोड़ी देर में यहाँ आओगे। हाँ हाँ, बोलू, आज अपनी वो अदरक वाली चाय पिलाना मुझे। ठीक है। बहुत देर से सर दर्द कर रहा है। हाँ, तुम लोग बताया नहीं कि क्या हुआ है, इतने उदास क्यों हो? असल में क्या है मास्टर जी, हम सभी लोगों का मन आज बहुत उदास है। क्यों, क्या हुआ? इतने खूबसूरत गांव के लोगों के साथ घुलने मिलने से किसी का मन बेहतर हो जाएगा, लेकिन उन्हीं लोगों को आज अचानक क्या हुआ है? अरे मास्टर जी, आप तो जानते ही हो कि हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं था। कोई भी बीमार होता तो उसको दो गांव पार 10 मील दूर जाना पड़ता था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही कितनों की तो मौत हो जाती थी। इसलिए हम सभी मिलकर अपने पैसे बचाकर इस गांव में एक अस्पताल बनवाई थी। लेकिन लेकिन क्या, हमारी सारी बचत खत्म हो गई? अस्पताल तो तैयार है, पर बिस्तर तो खरीदना बाकी रह गए हैं। हमारे पास तो और पैसे नहीं बचे हैं। अब क्या होगा? ओहो, ऐसी बात है। मेरे पास कुछ पैसे थे, पर वह तो मेरी बेटी की शादी में खर्च हो गए हैं। लेकिन हाँ, इच्छापुर गांव में मेरी पुश्तैनी जमीन है। अगर उसे बेच दिया जाए तो जो पैसा आएगा, उम्मीद है उससे अस्पताल तैयार हो जाएगा। क्या कहते हो? ये आप क्या कह रहे हो मास्टर जी? हम अपनी पुश्तैनी जमीन, आप हमारे लिए जमीन बेचेंगे? अरे मेरी तो बस 1 साल की नौकरी बची है। मैंने तो मन बना लिया है कि जो यहाँ प्यार मिल रहा है मैं बाकी जिंदगी यहीं गुजारूंगा तुम लोगों के साथ। क्या नहीं रखोगे मुझे? अरे ये तो वैसे भी बड़ा पुण्य का काम है। भगवान ऐसे अवसर बार बार नहीं देते हैं। रामलाल, माधव और भोलू की आंखों में आंसू आ गए और तीनों ने हाथ जोड़कर कैलाश मास्टर का शुक्रिया अदा किया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो, हम लोग कल ही निकल जाएंगे। काफी समय से कुछ लोग मुझसे वह जमीन खरीदना चाहते थे। देखते हैं, अगर इस बार बात हुई तो उनको ही बेच देंगे। अगले दिन सुबह कैलाश, रामलाल और माधव इच्छापुर गांव की ओर चल पड़े। जब वे ट्रेन में थे, बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। यह बारिश तो रुकने ही का ही नाम नहीं ले रही। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि इतनी बारिश में कैसे जाएंगे वहां। एक नदी भी तो पार करना होगी। आपका गांव क्या स्टेशन से बहुत दूर है? स्टेशन से उतरने के पहले हम लोगों को नदी के किनारे पहुंचना होगा। फिर वहां से नाव लेके नदी पार करके जाना होगा। मेरा गांव ऐसे ही बात करते करते समय बीतता गया। आखिरकार जब तीनों स्टेशन पर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। सुनसान स्टेशन पर बस वो तीनों ही थे। अभी थोड़ी बारिश रुकी है, चलो देखते हैं जल्दी से नाव घाट पर पहुंच पाते हैं या नहीं। वो तीनों स्टेशन से बाहर आ गए। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बारिश के कारण रात का अंधेरा अन्य दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही था। घने काले बादल थे। अंधेरे ने चारों ओर से जैसे एक जादुई माहौल बना दिया था। वह स्टेशन के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर रुके। यहीं प्रतीक्षा करते हैं। आज तो एक भी रिक्शा नहीं दिखाई दे रहा है। इतनी बारिश के मौसम में क्या ही मिलेगा? किसी ने तो उम्मीद भी नहीं की होगी कि इतनी बरसात की रात में भी कोई आखिरी ट्रेन से यहाँ आ सकता है। अब क्या किया जाए? चलो पैदल ही चलते हैं। मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम भी तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मगर फिर से बारिश आ गई तो तीनों अंधेरे में ही आगे बढ़े। कुछ देर चलने के बाद एक वैन के आने की आवाज आने लगी। कोई रिक्शा इधर आ रहा था। इधर ही रुको रुको। कुछ ही देर में दूर से कच्चे रास्ते में एक वैन आती हुई दिखाई दी।
कैलाश ने उस चालक को देखते ही पहचान लिया। अरे रतन भैया, आपसे मिले हुए कितने महीने हो गए। वह आदमी कैलाश को थोड़ी देर तक देखता रहा, फिर कहा, अरे कैलाश, कैसे हो? अपने घर जा रहे हो क्या? हाँ रतन भैया, मैं तो ठीक हूँ। यह दोनों है रामलाल और माधव। मैं जिस गांव में अभी मास्टर हूँ, यह दोनों उस गांव से ही है। हम सब तो अभी मेरे घर ही जा रहे थे। रतन भैया, आप हमें नदी के किनारे तक ले चलेंगे क्या? आज तो रात की आखिरी नाव मिल जाती। रतन ने कहा, इस बरसात की रात में नाव मिलेगी क्या? चलो, अच्छा देखते हैं। बैठो। चलो रामलाल, चलो उठो, यह आखिरी मौका है। अगर यह निकल गया तो सारी रात यहीं रुक के बारिश में भीगना पड़ेगा। सब लोग जाकर वैन में बैठ गए। अंधेरे में ही वैन आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद कैलाश ने रतन से पूछा कि आपकी तो इतनी उम्र हो गई रतन भैया, फिर भी आप अभी भी वैन चलाते हो। आपको तकलीफ नहीं होती? तकलीफ? हाँ होती थी पहले, अब नहीं होती है। इसका क्या मतलब है? ओह वो कुछ नहीं। बहुत दिनों बाद तुम इच्छापुर गांव आए हो। हम लोगों को तो भूल ही गए हो तुम। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है रतन भैया। दरअसल काम के सिलसिले में अभी जहाँ रहता हूँ वहां से आमतौर पर जाना आना नहीं हो पाता है। आज भी तो एक जरूरी काम से ही आया हूँ। गांव में मेरे बाप की जो जमीन है ना, उसे ही बेचने आया हूँ। बेच दोगे? क्यों, क्या हुआ है? कोई मुसीबत है क्या? हाँ मुसीबत है। जिस गांव में मैं रहता हूँ, अभी उस गांव के सभी लोगों ने अपने बचाए हुए पैसे से अस्पताल तो बनवा ली है, लेकिन अस्पताल की बेड खरीदने के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अपने पुश्तैनी जमीन बेचकर उनकी थोड़ी मदद कर दूं। वैसे भी वह जमीन तो कई सालों से खाली पड़ी है। क्या बात है कैलाश, तुम सचमुच इच्छापुर गांव का गर्व हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह देखो ना, यह रामलाल, यह माधव, सभी किसी से कम है क्या? ऐसे ही बातचीत चलते चलते सभी लोग नदी के किनारे आ पहुंचे। सब तीनों नदी की ओर देखे। यह नदी बहुत तेज बह रही थी। जो नदी हर वक्त शांत रहती थी, वह आज बिल्कुल अलग दिख रही थी। नदी के किनारे कुछ नाव बंधी हुई थी, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं दिखाई दिया। जो सोचा था वही हुआ, एक भी माझी घाट पर नहीं है। वैसे भी इतनी रात हो गई है और फिर बारिश हो रही है। अभी यह तो बड़ी मुसीबत हो गई है मास्टर जी। आज रात बारिश में भीग कर ही गुजारना पड़ेगा लगता है। अब क्या होगा मास्टर जी? आसमान का हाल देखो। लगता है बारिश फिर से आने वाली है। आसमान में काले बादल फिर से आना शुरू हो गए। नदी की ओर हल्की हल्की ठंडी हवा भी चलना शुरू हो गई। रतन भी उन लोगों के साथ वहीं खड़ा था। जब वो तीनों बातें कर रहे थे, तभी उसने कहा, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो रतन भैया? बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? लगता है थोड़ी देर में बारिश फिर से शुरू होगी। अभी तो कोई मांझी भी नहीं है घाट पर जो नाव से अपने घर जा ले जा सके। उसके बजाय एक काम करो, वो देखो सामने ही मेरा घर है। सब लोग वहीं चलो, आज की रात वहीं गुजार लेना। हाँ सही कह रहे हो आप। इससे पहले भी तो कितनी बार आपकी गाड़ी में स्टेशन गया हूँ आपको अब की बार घर से बुलाकर। क्यों रामलाल, माधव, तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है? आज की रात वहीं गुजार लेते हैं। रतन भैया, आज हमारा कितना बड़ा उपकार किया है आपने। हाँ माधव ने सही कहा। हम रतन भैया के घर पर ही चलते हैं, नहीं तो इस बरसात की रात में बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सभी लोग मिलकर रतन के घर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह घर के अंदर घुसे, एक अजीब सी बदबू आने लगी अंदर से, मानो कई दिनों बाद इस घर को कोई खोल रहा हो। रतन भैया, घर के अंदर इतनी बदबू क्यों है? अरे यह फर्श के कैसा भीगा भीगा लग रहा है। असल में यह घर तो आधे समय बंद ही पड़ा रहता है। मैं तो अपनी गाड़ी लेकर बाहर ही रहता हूँ। पानी शायद खिड़की से अंदर आया होगा। कमरे की कोने में एक टूटी खुली हुई खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। घर में खाना तो कुछ है नहीं। मैं तो आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम भी नहीं कर पाया। आप उसकी चिंता मत करो। इतने खराब मौसम में रात को रहने के लिए जगह मिल गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अगर आप नहीं होते तो आज रात हम लोग कैसे बिताते, भगवान ही जाने। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग सो जाओ। और आप कहाँ रहोगे? मैं बाहर सो जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं है। क्यों, आप हम लोगों के साथ सो जाओ। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। यह बोलकर रतन बाहर चले गया। वह तीनों जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गए। तब गहरी रात में अचानक कैलाश की आंख खुल गई। एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई घर से थोड़ी दूर जमीन खोद रहा हो। कैलाश शुरू में तो नजरअंदाज करता रहा, लेकिन आवाज और तेज होने लगी।
जो वह काम कर रहा था जैसे किसी की परवाह किए बगैर किया जा रहा हो। यह आवाज कहाँ से आ रही है? कैलाश बाहर आ गया, खिड़की के पास आकर देखने लगा। रतन भैया थोड़ी घर से दूर पेड़ के नीचे खुदाई कर रहे थे। माधव, रामलाल, उठो जल्दी, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लगा है। रामलाल और माधव दोनों नींद से जाग गए। कैलाश ने दोनों को खिड़की के पास बुलाया और कहा, अरे रतन भैया कहाँ गए? अभी तो यहीं पर थे। आपने ठीक देखा मास्टर जी। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो। तो वे बाहर तीनों घर के पीछे वाले पेड़ की ओर चल दिए। यह देखो, यहाँ पेड़ के नीचे जमीन पर कुछ है, लगता है मैंने रतन भैया को यहीं देखा था। मानो जैसे कि वह चाह रहे थे कि नींद से उठकर मैं देखूं। तो रामलाल, क्या है यह? मिट्टी को थोड़ा सा हिलाने पर रामलाल को पैसे से भरी हुई एक कलश दिखाई दी। अरे, इसके अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं सच में, लेकिन यह है किसके? रतन भैया भी कहाँ चले गए? ठीक है, वह दूसरों के पैसे हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं। वह जैसे थे उसको वैसे ही रख दो अच्छे से, और चले आओ वहां से। ठीक उसी वक्त वह पेड़ जैसे हिल उठा। तीनों ने ऊपर देखा तो वहां लंबे पैरों वाला एक भयानक चेहरे वाला आदमी बैठा हुआ था। डरो मत कैलाश, मैं रतन हूँ। मैं यही देखना चाहता था कि क्या तुम समय के साथ लालची तो नहीं हो गए हो। तुम सच में गांव का गर्व हो। कैलाश, तुम चाहते हो तो यह पैसे बड़ी आसानी से ले सकते थे, और मैं अकेला बूढ़ा आदमी तुम तीनों के सामने तो टिक भी नहीं पाता। जहां तुम्हें इतने पैसों की जरूरत है वहां इतने सारे पैसे हैं, लेकिन आप में से 1 साल पहले ही मैं मर चुका हूँ। एक दिन मैं अपनी वैन लेक लाइन के ऊपर से ले जा रहा था, ऐसे में एक ट्रेन आके, छोड़ो उस बात को, मैं तो मर चुका हूँ, लेकिन मेरे बचाए हुए पैसों की वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही थी। मैं किसी सच्चे इंसान की तलाश में था। आज मुझे वह मिल गया। आप लोगों से बात करके मैं समझ गया था कि आप लोग सच्चे इंसान हो। थोड़ा झांक लिया, बस यह पैसे ले जाओ और अस्पताल के लिए लगा दो। तुम्हें अपना जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। कैलाश, यहाँ जो पैसे हैं उससे अस्पताल का काम पूरा हो जाएगा। रतन भैया, अब मुझे मुक्ति मिलेगी। आप सब लोग अच्छे से रहना। यह कहते हुए रतन का भयानक चेहरा हवा में गायब हो जाता है। वह तीनों बस पैसों से भरे हुए कलश को देखते रह गए। बारिश की रात एक भूतिया घर में बिताए हुए वह पल उन लोगों के मन में पूरी तरह से कैद होकर रह गए।